स्वागत है दोस्तों आपका एकेडमिक बवाल चैनल पे। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के ESP टेस्ट के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, जिसमें चैप्टर 1, 2 और 3 के MCQ क्वेश्चंस थे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ A and B are co-prime then A square and B square are। हमसे A स्क्वायर और B स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है कि ये क्या होंगे। ऑप्शन दिया गया नॉट को-प्राइम, ऑड नंबर एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है कि A और B जो है वो को-प्राइम है, को-प्राइम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई को-प्राइम किसे कहते हैं, तो पहले चीज तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब जिन दो नंबर का या पेयर ऑफ टू नंबर्स जिनका HCF अगर 1 है तो उसे हम को-प्राइम बोलते हैं, यानी HCF ऑफ A and B is going to be 1। सो अगर इस हिसाब से हम बात करें, इस रिस्पेक्ट में हम बात करें, तो HCF ऑफ अगर आपसे कोई पूछे कि भाई A स्क्वायर एंड B स्क्वायर क्या होगा, तो उसका HCF भी 1 ही होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि A स्क्वायर और B स्क्वायर जो है ये भी क्या होंगे, को-प्राइम ही होंगे। तो हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, दैट विल बी करेक्ट आंसर, को-प्राइम। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पॉलिनोमियल चैप्टर से है, इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल के अगर सॉल्यूशन से हम बात करें तो जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है वो थोड़ा सा नंबर देख के आपको लगेगा कि बड़ा अजीब सा नंबर है, बड़े नंबर है, इनसे डरना नहीं है। ऐसे नंबर तो आपको डरना नहीं है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन दिया गया कि पॉलिनोमियल जो है वो px इज इक्वल टू दिया गया है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1927। इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर। जो जिन दो नंबर का आप प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो वो एक्चुअली में नंबर आएगा 41 इंटू 47। इनका प्रोडक्ट आप करेंगे तो आपको मिलेगा 1927। तो अगर हमें जो नंबर चाहिए थे स्प्लिटिंग करने के लिए मिड टर्म, वो नंबर में मिल गया 41 एंड 47। तो अब अगर यहाँ पे लिखेंगे तो लिखेंगे प्लस 47x माइनस 41x, जिससे सॉल्व करेंगे तो 6x आ जाएगा, एंड माइनस का लिखेंगे 1927। तो अब इन दोनों टर्म्स में देखा जाए तो हमें कॉमन मिलेगा x, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा x प्लस 47 आ जाएगा। अगर हम इस दो टर्म्स में बात करें तो हमें माइनस 41 कॉमन लेना, फिर हमें मिल जाएगा x प्लस 47। ठीक, अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो नाउ इन दीज टू टर्म्स में अगर हम बात करें, इन दोनों टर्म्स में बात करें तो आपको कॉमन दिख रहा है x प्लस 47। तो हम एक ब्रैकेट में x प्लस 47 कॉमन ले लेंगे, दैट इज 47। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में अगर हम बात करेंगे तो बचेगा x माइनस 41। सो फाइनली अगर यहां से हम जीरोस की बात करें तो जो हमारे जीरोस होंगे वो होगा माइनस 47 एंड 41। तो आपको देख के पता चल गया एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं ऑप्शन सी। ये तो पूरे प्रोसीजर की बात हुई। अब बात करते हैं अगर एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से, तो आपको ध्यान रखना है अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया गया है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है एंड जो c हमारा होता है, ये जो टर्म c है, अगर ये नेगेटिव है, याद रखिएगा अगर हमारा c कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए वो अगर 1 है, तो इन दैट केस अगर हम बात करें c जब भी नेगेटिव होगा तो जो हमारे अल्फा और बीटा होते हैं इसमें से कोई एक पॉजिटिव होगा और कोई दूसरा नेगेटिव होगा। ये ध्यान रखिएगा। क्यों ऐसा है उसके लिए आपको बता दूं, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि px कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। अगर हम बात करें तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, जिसे सम ऑफ जीरोस भी कहते हैं, एंड देन आता है प्लस में अल्फा बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा वो नेगेटिव तभी आएगा जब उन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा, यानी एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला यह गया कि हमारे पास ग्राफ दिया गया है px का। द ग्राफ ऑफ px जो है वो है x क्यूब माइनस 4x, और बोला गया है कि कट्स x एक्सिस एट माइनस 2, 0, 0, 0 एंड 2, 0। देन जीरोस ऑफ px आर। तो याद रखिएगा सिग्निफिकेंट ऑफ जीरोस में अगर हम बात करें, जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंट ऑफ जीरोस जो होता है उसमें हमने पढ़ा था कि अगर मान लेते हैं ये हमारा y एक्सिस और ये x एक्सिस है और ये ग्राफ है मान लेते हैं, तो ये अगर
दो जगह पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, ये कटिंग पॉइंट्स ही हमारे जीरो, तो हमें इनके कोऑर्डिनेट्स दिया गया। वैसे ये क्वेश्चन का ग्राफ नहीं है, मैं एक एग्जांपल पॉइंट से इस ग्राफ को ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ग्राफ है पीएक्स का वो तीन जगह, तीन डिफरेंट लोकेशंस पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस से। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट है -2, 0, सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट है 2, 0, एंड देन थर्ड वन इज, अगर हम बात करें दैट इज 2, 0। तो अगर यहां से ध्यान से देखें तो हमें x की वैल्यू मिलेगी -2, 0 एंड 2, जहां पे पॉलिनोमियल जो है वो 0 बन जाएगा अगर इस ग्राफ से बात करें तो। सो फाइनली जो हमारा आंसर होगा सी। आप याद रखिएगा कि हमेशा x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे क्योंकि हमें x एक्सिस पे पॉइंट को देखना। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा सी, -2, 0, 2, क्योंकि ग्राफ x एक्सिस पे जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। और x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा -2, 0 जैसे मान लेते हैं, ये है, इस तरह लिखा जाता है। तो हमारी जो यहाँ पे x की वैल्यू होगी वो एक्चुअली में x की वैल्यू क्या होगी, -2। तो इस तरह से बात करें। अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास दिया गया है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से। तो अगर हम क्वेश्चन पढ़े तो पता चलेगा कि द पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है जिसमें बोला गया है x = -7 एंड y = -7 दिया गया, और हमसे ये पूछ रहा है कि इनके पास एक सॉल्यूशन होगा या दो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ नो सॉल्यूशन होगा इस ऑप्शन पे, ये ध्यान रखिएगा, तो नो सॉल्यूशन होगा। इसके लिए अगर मैं ग्राफिकली अगर हम बात करें इस सॉल्यूशन को, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम ग्राफ से समझेंगे, तो आप ये याद रखिएगा कि जब भी आपके पास x = समथिंग दिया होता है, यानी x = -7 दिया है, तो ये एक लाइन की इक्वेशन होती है जो कि पैरेलल होती है, पैरेलल टू y एक्सिस होता है, ये याद रखिएगा। उसी तरह से अगर y = आपको -7 दिया गया तो देन अगेन इट इज एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर अब आपको ये बात समझ में आ गई कि ये दोनों एक्चुअली में लाइन की इक्वेशन है जो कि पैरेलल है एक्सिस के, तो हम इनको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा y एक्सिस, ये है सॉरी ये x एक्सिस हो गया, यहाँ पे आएगा x, ये हो गया y, ये y एक्सिस हो गया। तो एक्सिस हमारे ड्रॉ हो गए। अब अगर हम आपसे बोले कि y(x = -7) की जो लाइन होगी वो इधर पास करेगी थर्ड, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट से, ये हमारा x = -7 की लाइन हो गई। इसी तरह से अगर हम y = -7 की लाइन की बात करें तो वो यहाँ नीचे से पास करेगी थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से, ये हमारा -7 पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो गई y = -7 की लाइन। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि y = 7 की लाइन और x = 7 की लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन होगा वन सॉल्यूशन। सो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है वन सॉल्यूशन, याद रखिएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि x = जो c या कांस्टेंट पे टर्म नंबर दिया है, तो आप याद रखिएगा वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगा और y = c हमेशा x एक्सिस के पैरेलल। तो ये इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन में बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx - 3y = 7, 4 and 6x - 2y = 5 has infinite many solution। तो अगर इसकी बात करें तो हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बताना है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए मैं पहले कंडीशन की बात करूं तो होता है a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, एंड दैट शुड बी इक्वल टू c1/c2। तो ये तो हमारी कंडीशन होती है जब हम किसकी बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की बात करें। अब हम अपने क्वेश्चन में चेक करते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या ऐसा है। तो सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे पास a1 = है k, मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान रहा हूँ, a1 k है, b1 की वैल्यू -3 है और c1 की वैल्यू जो है वो -4 है। c1 जो होता है वो आएगा पहले राइट साइड से लेफ्ट साइड एंड देन आंसर। सो फाइनली अब अगर बात करें हम यहाँ पे इसी तरह से 6x - 2y एंड देन = 5 दिया गया है। अगर मैं यहाँ a2 की बात करूँ दैट इज गोइंग टू बी 6, b2 की बात करें तो यहाँ पे आएगा -2 एंड c2 की बात करें तो यह आएगा -5। तो ये हो गया a1, a2, b2 एंड c2। अब अगर हम रेशियोज निकालें तो a1/a2 की वैल्यू आपके पास आने वाली है k/6, b1/b2 की बात करें तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है -3/-2 दैट इज विल बी 3/2।
एंड इसी तरह से अगर हम बात करें C1 अपॉन C2 की बात करें तो C1 अपॉन C2 जो होगा वो होगा 4 अपॉन 5। एक्चुअली माइनस होगा लेकिन माइनस माइनस कैंसिल कर, तो अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपका जो B1 अपॉन B2 जो है वो ऑलरेडी बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो अगर इस वाले रिलेशन से हम यहीं पे देखें तो हम यहीं पे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कंडीशन है वो डज नॉट एग्जिस्ट। ये हम बता ही नहीं सकते, या पॉसिबल ही नहीं कि किसी भी वैल्यू पे पॉसिबल ही नहीं कि कभी भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आए। तो ये ध्यान रखिएगा ऐसे केसेस में जिसमें आपके पास के की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है जिसपे वो डिपेंड करे, तो उसको हम बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। याद रखिएगा, तो आंसर होगा डी, डज नॉट एग्जिस्ट। बाकी ऑप्शंस में ध्यान रखिएगा, उन पे मतलब उनकी तरफ ट्रैप की तरह दिए जाते हैं, इनमें फंसिएगा मत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी फॉर इक्वेशन y इक्वल्स टू 0.5x प्लस अंडर रूट 7 व्हेन रिटेन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो अगर हम पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, इक्वेशन जो दी गई है, हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 0.5x प्लस अंडर रूट 7। अब इसे क्या करना है, हम y को राइट साइड पहले शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 0 इक्वल्स टू 0.5x को एज इट इज रखते हैं, y इधर आएगा तो ये जाएगा माइनस y एंड देन प्लस का हो जाएगा अंडर रूट 7। थोड़ा लेफ्ट साइड राइट साइड स्वैप कर देता है तो यह जाएगा 0.5x माइनस y प्लस अंडर रूट 7 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। क्लियर, तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ से कंपैरिजन करें हम यहाँ पे, तो हमारे पास a की वैल्यू दी गई है 0.5, b की वैल्यू की बात करेंगे तो ये होगा -1 एंड c की वैल्यू की बात करें तो ये हो गया अंडर रूट 7। अगर इन वैल्यूज को हम एक ऑप्शन से मैच करें तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट विल बी द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7, if two positive integer a and b are written as a equals to x cube y raised to the power 6 z square and b equals to x square z raised to the power 6 y square and x comma y जो दे रखा है x and y जो है are prime number, then HCF of a and b is, हमें बताना है a और b का HCF क्या होगा। तो इसके सॉल्यूशन पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास a जो दिया गया वो दिया गया है x क्यूब y raised to the power 6 and z raised to the power 2 दिया गया, और b जो दिया गया वो एक्चुअली में है z x square z raised to the power 6 and y raised to the power 2। तो हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, इसे भी हम लिख सकते हैं ऐसे x square y square and z raised to the power 6। अब बात करते हैं HCF पे। तो HCF जो होता है वो एक्चुअली में हम हमेशा जो HCF में प्राइम नंबर्स को जो सेलेक्ट करते हैं वो होता है प्राइम नंबर विथ लीस्ट पावर, जो दोनों में कॉमन होना चाहिए, कॉमन प्राइम नंबर विथ लीस्ट पावर। तो कॉमन प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो ऐसे हमारे वाले क्वेश्चन में, इस गिवन क्वेश्चन में अगर बात करें तो ऑलरेडी सारे प्राइम फैक्टर कॉमन है, तो हमें सबकी लीस्ट पावर लेनी है। यानी x की अगर बात करें तो यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2, तो लीस्ट पावर हो जाएगी x की पावर 2। इनटू में लिखेंगे y रेज़ टू द पावर यहाँ 6 है एंड y स्क्वायर है यहाँ पे, तो हम यहाँ लेंगे y स्क्वायर एंड सिमिलरली z रेज़ टू द पावर 2, यहाँ z की पावर 6 है तो हम लिखेंगे z स्क्वायर। तो अगर इस तरह से हम देखें तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो गया सी। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। द कंडीशन फॉर द टू नॉन पैरेलल लाइन, यहाँ वर्ड समझिएगा, टू नॉन पैरेलल लाइन का मतलब है आपसे इंटरसेक्टिंग लाइन की बात कर रहा है, ठीक। बाय सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन बाय ax plus by इक्वल टू c एंड lx plus my इक्वल टू n। तो इन्होंने कुछ खास नहीं किया, बस केवल क्वेश्चन में कोफिशिएंट्स को चेंज कर दिया गया। तो अगर हम पहले क्वेश्चन लिखें तो हमारे पास है ax plus by plus c एंड सॉरी इक्वल टू c है, ये इक्वल टू c दिया गया। और दूसरी इक्वेशन जो दी गई है वो है lx plus my इक्वल्स टू दिया गया है n। तो अगर इस इक्वेशन से हम बात करें तो सबसे पहली बात हमसे पूछा गया नॉन पैरेलल लाइंस के लिए, तो कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 अपॉन b2 फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। ये याद रखिएगा, मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला
नॉन पैरेलल लाइन का मतलब है कि हमसे किसकी बात कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन की बात कर रहा है। नॉन पैरेलल लाइन का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन की बात कर रहा है। अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास a1 की वैल्यू है a अपॉन में a2 की वैल्यू है n, दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 की वैल्यू है b अपॉन में b2 की वैल्यू जो है वो है n। सो फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हमारे पास आएगा am इज नॉट इक्वल्स टू bl। सो ये वाला जो ऑप्शन मैच करेगा वही हमारा आंसर होगा। तो अगर हम ऑप्शन से मैच करें तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो 8th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन सम एंड देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज। क्वेश्चन ये है if alpha beta are zeros of the polynomial fx equal to 5x square minus 7x plus 2 then sum of their reciprocal is। तो इसके लिए सबसे पहले चीज तो हम लिखेंगे कि हमारे पास जो fx है उसको लिखते हैं fx इज इक्वल टू है हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। यहाँ से a की बात करेंगे तो ये आएगा 5, b की बात करेंगे तो ये आएगा -7 एंड c की बात करेंगे तो आएगा आपके पास 2। जब भी अल्फा बीटा और रेसिप्रोकल वगैरह से बात करें तो सबसे पहले दो चीज आप निकाल लीजिए, दैट इज कॉल्ड सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रिप्लेस करेंगे ये आएगा -7 अपॉन में लिखेंगे तो ये आएगा 5, देन आंसर इज गोइंग टू बी 7/5। तो ये आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 7/5। अब बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा की, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि होता है सी अपॉन ए। यहाँ वैल्यू लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो आएगा सी अपॉन ए से हमारे पास यहाँ पे आएगा 2/5। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आएगी 2/5। तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों मिल चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमसे जो पूछा गया वो पूछा गया सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल। तो पहले तो इस वर्ड का भी मतलब समझते हैं। तो अगर हमारे पास जीरोस हमारे अल्फा और बीटा है तो इनका जो रेसिप्रोकल होगा इसका मतलब ये होगा रेसिप्रोकल जो होगा वो होगा 1/अल्फा एंड 1/बीटा होगा। बट हमसे क्वेश्चन में इनका सम पूछ रहा, तो इनका सम जो होगा वो होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये ध्यान रखिएगा। तो हमसे पूछ रहा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो आएगा अल्फा बीटा, एलसीएम दोनों का आएगा अल्फा पे बीटा इनको इनटू कर देंगे। फिर अब अल्फा से हम अल्फा बीटा ये जो एलसीएम आया इसको डिवाइड करेंगे एंड देन जो क्वोशंट आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बीटा एंड हियर वी विल गेट अल्फा। तो ये आ गया बीटा प्लस अल्फा। तो हम जानते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ से अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा प्लस अल्फा विल बी सेम। तो अब हम इनकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 7/5 एंड अपॉन में रखेंगे तो हमारा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 2/5 एंड देन 5 विल गेट कैंसिल आउट। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7/2। तो जो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दियर जीरोस है वो है 7/2। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ अल्फा एंड बीटा are zeros of quadratic polynomials such that alpha plus beta equal to 6 and alpha minus beta equal to 8 then the quadratic polynomial is। हमारे पास चार ऑप्शन दिया गया और हमसे पूछ रहा है कौन सा इसमें से quadratic polynomial है। तो इसके लिए सबसे पहले चीज जो हमें चाहिए सॉल्यूशन के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो याद रखिएगा सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें जो दिया गया हम उसकी बात करें तो हमारे पास गिवन दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान रहे हैं। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू बात करें तो ये है 8। ठीक, तो अगर अल्फा माइनस बीटा 8 है, अल्फा प्लस बीटा 6 है, तो हम अगर इन दोनों को ऐड करते हैं ना, अगर हम इन दोनों को सबसे पहले क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। तो जब आप ऐड करेंगे तो होगा ये तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होता ऐड करने पे, ध्यान रखिएगा। तो अल्फा बीटा बीटा हमारा जो है अपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा 2 अल्फा इक्वल्स टू 14, therefore अल्फा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 7। तो हमें अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है। इसी तरह से सेम इन दोनों एक्सप्रेशन को अब की बार क्या करेंगे हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास 8 है, हम इसे सबट्रैक्ट करेंगे। तो जब भी सबट्रैक्ट करते हैं तो एक्सप्रेशन जो जिस एक्सप्रेशन को हम सबट्रैक्ट करते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये अल्फा प्लस का था माइनस का हो जाएगा,
बीटा माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा एंड देन फाइनली ये माइनस का 8 हो जाएगा। तो अब इस बार अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 बीटा इक्वल्स टू -2, देयरफॉर बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 1 विथ माइनस, तो माइनस होना जाएगा। अब हमें अल्फा बीटा दोनों पता चल गया, तो अब हम नेक्स्ट चीज जो निकालने वाले हैं वो कहलाता है सम ऑफ जीरो, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 7 प्लस ऑफ माइनस ऑफ 1 दैट इज गोइंग टू बी 6। ये हमारे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट अगली वैल्यू जो निकालने वाले हैं वो क्या निकालने वाले हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालने वाले हैं। ये आ जाएगा 7 इंटू माइनस ऑफ 1 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू बी -7। तो हमें अल्फा प्लस बीटा आ चुका है और अल्फा इंटू बीटा आ चुका है। अब हम यहाँ पे याद करें फॉर्मूले अगर, तो हमें पता है px कैन बी रिटन एज, इन टर्म्स ऑफ जीरोस की बात करें तो ये लिखा जा सकता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड देन प्लस अल्फा बीटा। तो अब अगर यहाँ वैल्यू रिप्लेस करें तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है 6 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है -7। तो हमारा फाइनली जो पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करें तो हमसे पूछा गया द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके लिए अगर हम बात करें तो जब भी सॉल्यूशन आपको करना होगा तो आपको प्रॉपर कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए ये ध्यान रखिएगा, हमें सिर्फ हाईएस्ट पावर को ही आपस में मल्टीप्लाई करके चेक करना। तो पहले तो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 और यहाँ पे बात करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये फाइनली यहाँ बात करेंगे तो माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 3। तो अब अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पहले इन दोनों बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करें स्टार्टिंग के जो हमारे पास है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो आएगा एक्स रेज टू द पावर 5। याद रखिएगा जब भी बेस सेम हो, फॉर्मूला 8th क्लास का अगर याद हो, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n कैन बी रिटन एज a टू द पावर m प्लस n। अब पावर ऐड करते हैं तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए लिख रहे हैं। तो हमारे पास इस फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस में लिखेंगे सॉरी माइनस में लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि मैं एक्स क्यूब को इंटू करा रहा हूँ। तो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर किया हमारा एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस में आएगा यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर 4। इसी तरह से और भी टर्म आएंगे लेकिन हमें इन टर्म्स में भी इंटरेस्ट नहीं क्योंकि हमें सिर्फ डिग्री बताना। तो डिग्री के लिए हमें हाईएस्ट पावर की बस रिक्वायरमेंट है। अब हमारे पास यहाँ से थर्ड जो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल था, थर्ड एक्सप्रेशन था वो आ गया एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 3। तो इस x रेज टू द पावर 4 का अब इस वाले क्वेश्चन को फिर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हाईएस्ट पावर का अगर मैं हाईएस्ट पावर से इनटू करूं तो आई विल गेट माइनस एक्स रेज टू द पावर 9 क्योंकि 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9। अब अगर फर्दर मल्टीप्लाई करें तो प्लस में आएगा x रेज टू द पावर 3x रेज टू द पावर 5। यानी अब इनमें से किसी को भी किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो कभी भी 9 से ज्यादा वैल्यू पावर वाली वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अगर x4 रेज टू द पावर 4 को इनटू करें x रेज टू द पावर 4 से तब भी हमें कभी वैल्यू मोर देन 9 नहीं मिलने वाला। तो हमारा अगर हम पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करने के बजाय हम सिर्फ हाईएस्ट पावर को ही केवल डील करें तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारी जो डिग्री है वो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन हो जाएगा 9। तो इतना आपको अगर प्रोसेस अब समझ में आ गया तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आपको सबको मल्टीप्लाई करने के बजाय आप बस हाईएस्ट टर्म जितने दिए गए हैं पावर वाले, हाईएस्ट पावर वाले टर्म को ही आपस में इंटू कर लीजिए और या उनके पावर्स ऐड कर लीजिए और आपको डिग्री पता चल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डिग्री जो आया वो 9 है, बट 9 हमें चारों ऑप्शन में से मिल नहीं रहा है, इसलिए आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस पे काफी मतलब बेस्ड क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा बस बेसिक बात समझना ये है कि अगर हम बात करें इसकी तो इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये ध्यान रखिएगा कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस तो बाकी आपको आंसरिंग करना बड़ा आसान है क्योंकि अगर हमसे पूछा गया अकॉर्डिंग टू द ग्राफ बिलो द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस जो जीरोस होंगे इस ग्राफ के, इस पॉलिनोमियल का जिसका ये ग्राफ है उसके जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा। तो पहला ही तो ऑप्शन दिया गया कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब हम बता नहीं सकते क्योंकि हमें जीरोस नहीं पता। बी ऑप्शन दिया गया है इज जीरो, जीरो होगा। सी ऑप्शन है इज नेगेटिव, नेगेटिव होगा। बी लास्ट ऑप्शन डी जो है वो पॉजिटिव होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है जीरोस के प्रोडक्ट के लिए। तो अगर मैं ग्राफ से सो देख के आपको बोलूं तो
तो हम ये ग्राफ से देख के बोल सकते हैं कि अल्फा की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर मैं इस इधर साइड वाले को अल्फा नाम दे रहा हूँ, इस वाले को नाम बीटा दे, तो अल्फा की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आने वाली है, और अगर मैं बीटा की बात करूं तो बीटा हमारा कैसा आने वाला है, नेगेटिव। अब अगर आपसे बोला जाए कि भाई अगर अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अगर इसकी बात करें तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर आएगा। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव जब भी करते हैं तो नेगेटिव आता है, जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव आएगा, इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि जो क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 उसके क्वेश्चन से रिलेट करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो कांस्टेंट पार्ट है वो ही डिसाइड करता है कि साइन क्या होगा, ठीक है। तो उससे भी रिलेट करके आप समझिएगा। बाकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दिया गया है। 13 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से, क्योंकि इसके ऑप्शंस को ही हम गलत प्रूफ करके बोलेंगे कि क्या आंसर सही है, ठीक है। तो सबसे पहले उसने हमें कंडीशन दिया, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रैशनल, यानी दो इरेशनल नंबर है हमारे पास जिनका प्रोडक्ट जो है वो रैशनल है, ये समझिए। तो इस केस में हम दो टाइप के रैशनल नंबर ले रहे हैं। पहला टाइप का जो रैशनल ले रहा है ए टाइप जो हमारा है, उसमें हमने नंबर लिया √2, 2√3 और दूसरा नंबर ले लिया 3√3, क्योंकि इनका प्रोडक्ट अगर करते हैं तो 2√3 इंटू 3√3 जो होगा वो आएगा 6 इंटू 3, दैट इज गोइंग टू बी 18, विच इज रैशनल नंबर। वो कैसा नंबर है, रैशनल। तो हमारा ये रैशनल आ चुका है। अगर इसी तरह से एक और नंबर मैं सेलेक्ट करता हूँ, बी मान लेते हैं, मैं एक ऑप्शन लेता हूँ, पेयर लेता हूँ नंबर का, इसमें मैंने लिया 2 -√3 एंड 2 +√3 ले लिया। तो अगेन इनका जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने पे आपके पास आएगा a² - b² से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, एंड √3 का स्क्वायर जो होता है वो 3 होता है, आपको पता है। तो इससे आ जाएगा 4 - 3, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 1, दैट इज ऑल्सो रैशनल, ये भी रैशनल नंबर। अब लेकिन हम बात करें, हम क्या कर रहे हैं कि इन ऑप्शंस को इन नंबर से कंपेयर करके बताएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो सबसे पहला नंबर बोला गया द रेशियो ऑफ ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर इज इंटीजर, यानी जो इरेशनल नंबर थे उनमें जो बड़ा नंबर है और जो छोटा नंबर है उसका रेशियो लेंगे तो हमें इंटीजर मिलेगा। तो अगर मैं ऑप्शन ए को चेक करूं, जो हमने ए पेयर वाला नंबर लिया गया, इसको चेक करें तो 2√3 को अगर मैं रेशियो लेता हूं 3√3 के साथ, अगर हम रेशियो लेते तो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल गेट 3/2। क्या ये इंटीजर है? तो अब आप बड़े इजीली समझ सकते हैं, दैट इज p/q फॉर्मेट में है, तो ये रैशनल नंबर है बट इंटीजर नहीं है, ठीक। तो ये हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया कि भाई रेशियो ऑफ जो ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर है वो इंटीजर नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन कैंसिल इनकरेक्ट हो गया। सेकंड बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन में जो हम बात करें बोला गया सम ऑफ द नंबर बी रैशनल, जो मस्ट बी रैशनल बोला गया, जो नंबर का सम है वो हमेशा रैशनल होगा। तो फिर से अगर मैं इसी पेयर जो फर्स्ट पेयर हमने चूज किया 2√3 एंड 3√3, इससे चेक करें तो 2√3 और +3√3 जो होगा ये आंसर आएगा, सॉरी 3√3 है ये, तो यह आंसर आपके पास आएगा 5√3। तो क्या 5√3 रैशनल है? तो आंसर है नहीं, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट बोला गया एक्सेस ऑफ ग्रेटर इन रैशनल नंबर ओवर स्मॉलर इरेशनल नंबर, तो ये 3√3 पे अभी हम बात कर रहे हैं। अब जो ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं यहां ध्यान से देखिएगा, हमारा 3√3 जो है वो ग्रेटर नंबर है, उसमें से बोला गया है एक्सेस ऑफ ग्रेटर नंबर। तो एक्सेस पता करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मुझे पता करना है कि 5 2 से कितना एक्सेस में है, तो एक्सेस पता करने के लिए क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर मैं 3√3 से माइनस कर दो 2√3 से 2√3 को, तो हमारे पास आंसर आएगा √3, ठीक। अब लेकिन यहां पे बोला है द एक्सेस ऑफ ग्रेटर इरेशनल नंबर ओवर स्मॉलर इरेशनल नंबर मस्ट बी रैशनल, तो क्या ये रैशनल है? तो आंसर है नहीं, इसलिए हमारा क्या होगा, थर्ड वन सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। इसलिए अगर तीनों ऑप्शन आपके इनकरेक्ट है तो हम बोल सकेंगे कि भाई डी आंसर हमारा होगा, नन ऑफ दीज।
तो 13 का आंसर होगा नन ऑफ दिस। इसमें आपको क्या करना है कि एक पेयर ऑफ इरेशनल नंबर ऐसा लेना है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो हमारे पास दिया गया है, ये कंडीशन की बात कर रहे हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, प्लस उन्हीं में फिर हमें चेक करना है कि जो ये ऑप्शन दिए गए क्या इनको वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो केवल एक केस में अगर हम बी वाले केस में बात करें तो ये सेटिस्फाई करेंगे, बट ए के केस में अगर हम बात करें तो ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो इसलिए हम बोलेंगे कि तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर होगा डी नन ऑफ दीज। बात करते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल bx plus a equals to 0। तो और हमारे पास यहाँ पे बोला गया है कि द ग्राफ इज क्वेश्चन नंबर 14। For a linear polynomial px equals to bx plus a, b is not equal to 0, the graph is a straight line which intersect x axis at। हमें बताना है कि जो ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो मिल रहा है, वो x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। तो अगर इसकी बात करें तो इसके लिए अगर हम बात करें तो px इज इक्वल टू जो हमें दिया गया bx प्लस a, एक्चुअली में लीनियर पॉलिनोमियल है। तो सॉल्यूशन के पॉइंट से अगर आपको बताया जाए तो आपको याद रखना है कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास दिया गया है px, और जो x एक्सिस पे कट करता है वो जीरोस होता है। जीरोस पता करने के लिए हम क्या लिखते हैं, अगर हम बात करें तो लिखेंगे फॉर जीरोस px शुड बी इक्वल्स टू 0। px की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के। तो अगर इससे हम वैल्यू रिप्लेस करें यहाँ पे, दैट मींस bx प्लस a शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा bx इज इक्वल्स टू माइनस a, therefore x इज इक्वल्स टू आएगा माइनस a बाई b। तो हमारे जीरोस की जो वैल्यू आएगी, हमारे जीरो की जो वैल्यू आएगी वो आएगा माइनस बी बाई ए। अब अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए माइनस ए बाई बी। अब अगर इसमें सोचेंगे कि सर जीरो कहां से आ गया, तो इसके लिए मैं एक्सप्लेन कर दूं कि भाई जीरो हम इसने इसलिए लिख रहा है क्योंकि हमसे पूछा गया है कि एक्स एक्सिस पे कहां इंटरसेक्ट करेगा। तो जब भी कोई ग्राफ एक्स एक्सिस पे अगर मान लीजिए इंटरसेक्ट करता है तो उसका कोऑर्डिनेट हमेशा हम लिखते हैं एक्स कॉमा जीरो फॉर्मेट। ये याद रखिएगा कि अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होंगे वो हमेशा किस फॉर्मेट में लिखे जाएंगे, एक्स कॉमा जीरो फॉर्मेट में लिखेंगे। इसीलिए हमने लिखा रखा है यहाँ पे माइनस बी कॉमा ए। तो फिर 14 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए माइनस ए बाई बी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में बोला गया इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, 15 question, if n is any natural number then which of the following expression end with 0। तो इसके लिए जो बेसिक बात आपको याद रखनी है वो ये है कि कोई भी नंबर की पावर एनीथिंग तब तक लास्ट डिजिट उसका 0 नहीं आएगा until unless the number n does not contain the prime factor 2 and 5। अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होंगे तभी उसके किसी भी पावर पे वो एक्सपेंशन जो होगा, वो जो नंबर आएगा वो लास्ट डिजिट 0 पे टर्मिनेट करेगा या एंड करेगा, एंड विथ 0। ठीक, तो अगर हम इससे चेक करें तो हमारे पास जो नंबर दिए गए यहाँ पे 3 and 2 है, यहाँ 3 and 4 है। इसी तरह से यहाँ पे बात करें तो 7 and 5 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 5 नहीं था, यहाँ 5 नहीं था। लेकिन लास्ट ऑप्शन 6 में, डी ऑप्शन में देखा जाए तो हमारे पास दिया गया 6 into 5। अगर इसे प्राइम फैक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो आएगा 2 into 3 into 5 रेज टू द पावर n। तो फाइनली हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि अगर इसे सिंपलीफाई करें तो एक्चुअल में ये जो नंबर है वो है 30 रेज टू द पावर n। अब n की हम कोई सी भी वैल्यू चूज कर लें, ये हमेशा टर्मिनेट करेगा लास्ट डिजिट 0 पे ही। मंथन सेक्शंस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द least number which is perfect square and divisible by each 16, 20 and 24। तो इसके लिए अगर हम बात करें सॉल्यूशन के लिए तो ये आसान क्वेश्चन था, इसको आप ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं। पहला ऑप्शन जो है 240 दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, याद रखिएगा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर की वजह से इसको हम क्या कर देंगे, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। फिर बी ऑप्शन पे बात करते हैं। बी ऑप्शन जो है वो है 1600। अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या है कि भाई जो ये 1600 है ये नॉट डिविजिबल बाय 24, ये 24 से डिविजिबल नहीं होने की वजह से ये रिजेक्ट हो जाएगा। अगला सी ऑप्शन है 2500।
तो 2500 भी अगर बात करें तो डिविजिबल नहीं है 24 से। लेकिन अब अगर इस तरह से हम बात करें तो सी ऑप्शन भी हमारा, अगर तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो करेक्ट आंसर, राइट आंसर है वो डी 3600 होगा। तो डी हमारा होगा 3600, जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है। ये 16 से भी डिविजिबल है, 20 से भी डिविजिबल और 24 से भी डिविजिबल है। तो राइट आंसर इज डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो हमसे बोला गया द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। तो हमारे पास बोला गया हमसे कि वो बड़े से बड़ा 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हमें बताना है, जो कि 15, 24 और 36 से डिविजिबल। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखने वाले हैं। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 9999। ये हमारा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा। और हम फिर क्या करेंगे कि जो हमसे बोला गया है, हम 15, 24 और 36 का एलसीएम निकालेंगे। हम इसका क्या निकालने वाले, एलसीएम। तो अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो पहले 15 को प्राइम फैक्टर फॉर्मेट में रखें तो हो जाएगा 3 × 5। फिर हम लिखेंगे 24 के प्राइम फैक्टर को, दिया जाएगा 2 raised to the power 3 × 3। एंड देन 36 का लिखेंगे तो 36 का रेशियो आएगा, सॉरी प्राइम फैक्टर आएगा हमारे पास 2 to the power 2 × 3 to the power 2। क्लियर। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास आ गया है प्राइम फैक्टर सबका। एलसीएम की आप बात करेंगे तो एलसीएम ऑफ जब भी आप लिखते हैं तो हमेशा ईच प्राइम फैक्टर विथ मैक्सिमम पावर प्रोडक्ट फॉर्मेट में लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 raised to the power 3, क्योंकि 2 की पावर मैक्सिमम 3 है, into 3 raised to the power 2, 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, into 5 आ जाएगा। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 360। हमारा एलसीएम आ गया 360। अगर एलसीएम 360 आ गया तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम 360 से क्या करेंगे, जो हमारा 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है हमारे पास, उसे हम डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ जब आप डिवाइड करेंगे तो आप क्या करेंगे, 360 से हम डिवाइड करने वाले हैं 99999 को। टेबल की बात करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 720। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 279 आ जाएगा। 9 माइनस 0 करेंगे तो 9, 9 माइनस 2 7 एंड 9 माइनस 7 2 आ जाएगा। फिर ये 9 नीचे आ जाएगा। अगली बार हम टेबल ले जाएंगे 7 टाइम्स में, तो 7 टाइम्स जब टेबल जाएगा तो आएगा 2520 आएगा। एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा, माइनस करने के बाद से हमारे पास 279 आएगा। फिर से हमारे पास आ गया 279 एंड दिस अगेन दिस लास्ट 9 विल कम डाउन। एंड फिर से हम टेबल ले जाएंगे 7 टाइम्स में तो ये आएगा फिर से 2520 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन रिमाइंडर आएगा 279। तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर। तो अब अगर हम फाइनल आंसर की बात करें तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर divisible by 15, 24 एंड 36 जो होगा वो इक्वल टू में होगा, हम यहाँ पे बात करें तो 9999 माइनस में करेंगे तो 279 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगा 99720। ये हमारा। तो अगर इससे को ऑप्शन से मैच करें तो आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर 70 क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अगला जो क्वेश्चन है ये भी है, हमारे पास दिया गया है इफ a + b = 7 दिया गया। हम पहले इस क्वेश्चन के अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इसका प्रॉपर मेथड समझेंगे एंड देन थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड की हेल्प से हम इसको जल्दी आंसर करने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन के पॉइंट से अगर बात करें तो हमारे पास दिया गया है a + b की वैल्यू जो दी गई है वो 7 है, a² + b² की वैल्यू दी गई है वो 25 है, और हमसे पूछ रहा है a² - b² की वैल्यू क्या। तो विद दिस हेल्प ऑफ दीज इंफॉर्मेशन हम कोशिश करेंगे इसके आंसर को फाइंड आउट करने की। तो अभी हमारे पास अगर है
तो हम क्या कर रहे हैं कि हम a प्लस बी का स्क्वायर कर रहे हैं। तो अगर a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 49। क्लियर। फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू इस रिलेशन की हेल्प से पुट करेंगे। तो जब हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी 25 देन प्लस 2ab और दैट इज इक्वल टू 49। अब अगर यहाँ से कोई पूछे कि भाई 2ab की वैल्यू कितनी होगी तो 25 राइट साइड से शिफ्ट करेंगे तो आएगा 49 माइनस 25 जिससे आएगा 2ab इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 24। देयरफॉर a into b is going to be equal to 12। अब हमें a और a into b की वैल्यू मिल चुकी है, हमारे पास a प्लस b है। तो इसकी हेल्प से अब हम निकालने वाले हैं वैल्यू को निकालेंगे a माइनस बी की। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a माइनस बी इज इक्वल होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आने वाली है 7 स्क्वायर माइनस में लिखेंगे 4 इंटू ए बी की वैल्यू आएगी 12। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बात करेंगे तो आएगा 49 माइनस 48 दैट इज गोइंग टू बी a माइनस b इक्वल टू 1। Therefore, if we are going to talk about a minus b, then we will get 1 square root of 1। So हमें a minus b की वैल्यू आ गई 1। तो अगर हमारे पास देखा जाए तो a प्लस बी आ चुका है, a माइनस बी आ चुका है। अब जो हमसे पूछा गया उसकी बात करा तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमसे पूछा गया कि बताइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू में लिख सकते हैं a प्लस बी। तो इस रिलेशन से अगर हम वैल्यू पुट करें तो इस रिलेशन में जब वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 1 इंटू ए प्लस बी की जगह 7 देन आंसर इज गोइंग टू बी 7। अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन है 7 डी ऑप्शन। अब अगर बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हिट एंड ट्रायल मेथड से बात करें तो ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप इन दोनों नंबर को ऑब्जर्व करेंगे तो पाइथागोरन ट्रिपलेट से आपको याद आएगा कि यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। यानी कि ये जो नंबर थे हमारे ए और बी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हिट एंड ट्रायल से कि नंबर 3 एंड 4 होगा। तो अगर 3 एंड 4 को क्रॉस वेरीफाई करें इस वाले रिलेशन से तो वी विल गेट 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। तो इन दोनों रिलेशन को सेटिस्फाई करना हमारा नंबर 3 एंड 4, इसलिए हम डायरेक्टली 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 7। तो हम इस तरह से भी बाय पाइथागोरन ट्रिपलेट से भी इसका आंसर बोल सकते हैं कि अगर a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू हम a की वैल्यू 4 ले लेते हैं, b की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। क्या नाम है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू की बात करें तो हमारा आंसर आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी 16 माइनस 9 एंड वी विल गेट 7। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7। तो इस तरह से भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, if the places of last 2 digits of 3-digit number are interchanged, a new number greater than original number of by 36 is obtained। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक हमारे पास 3 डिजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम 3 डिजिट नंबर की बात करें तो 3 डिजिट नंबर की 3 डिजिट्स नंबर की बात करते हैं। तो हमने 3 डिजिट नंबर एज्यूम किया दैट इज 100x प्लस 10y प्लस z, जिसके लास्ट डिजिट हमारे y और z। ठीक, हमसे बोला गया कि अगर लास्ट 2 डिजिट के प्लेस को हम इंटरचेंज कर देते हैं, लास्ट 2 डिजिट के प्लेस का मतलब यूनिट प्लेस एंड 10th प्लेस के डिजिट को इंटरचेंज करते हैं तो हमें नया नंबर मिलता है। तो हम यहाँ लिखेंगे न्यू नंबर। तो जो न्यू नंबर होगा, चूंकि 100 प्लेस की वैल्यू जो है वो तो सेम है इसलिए 100x ही रहेगा, लेकिन जो 10th प्लेस और यूनिट प्लेस की वैल्यू है वो इंटरचेंज हो जाएगी इसलिए हो जाएगा 10z प्लस 5 दैट इज वैल्यू इंटरचेंज्ड। ये याद रखिएगा कि वैल्यू इंटरचेंज। अब ये बोला गया है कि जो वैल्यू इंटरचेंज होके आ रही है
उसके लिए बोला गया द न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 36। जो नया नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से हमारे 36 ज्यादा है। तो अगर हम नए नंबर से यानी 100x प्लस 10z प्लस y में से माइनस कर देते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ ओरिजिनल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये आएगा 100x प्लस 10y प्लस z इक्वल्स टू 36। ये हमसे बोला गया। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे आएगा माइनस 100x माइनस 10y माइनस z इक्वल्स टू आएगा 36। 100x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 10z माइनस ऑफ z करेंगे तो आएगा 9z, y माइनस 10y करेंगे तो आएगा माइनस का 9y एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 36। यहाँ से आ जाएगा z माइनस y इक्वल्स टू 4। 36 अपॉन 9 करेंगे तो हमें मिलेगा 4। ये याद क्लियर रखें। यहाँ के बाद से अगर बात करा तो हमारे पास हमसे पूछा था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट टू डिजिट ऑफ द नंबर। हमें दोनों लास्ट के जो दो डिजिट है उन नंबर्स का डिफरेंस पता करना। तो लास्ट के दो डिजिट का डिफरेंस जो होगा वो होगा 4, ऑप्शन बी। तो 19 का करेक्ट ऑप्शन है बी, नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 20, द एलसीएम ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 एंड 4 ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज। हमें क्वेश्चन बोला गया कि दो एक्सप्रेशन दिए गए, दो पॉलिनोमियल दिए गए और हमसे उसका एलसीएम पूछा जा रहा है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए तरीका जो है वो सबसे पहले ये है कि दोनों पॉलिनोमियल का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अभी मैं px इज इक्वल टू बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या कर मिड टर्म स्प्लिटिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है कि हम पहले a इंटू सी करेंगे तो 6 इंटू 1 से आएगा माइनस 6 एंड देन 6 को स्प्लिट करेंगे 2 इंटू 3, 2 माइनस 3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 जो कि मिडिल टर्म के इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से हमारा जो फाइनल नेक्स्ट लाइन होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 होगा। यहाँ से हम x पहले कॉमन लेंगे तो यह आएगा x प्लस 3। यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा x प्लस 3 अगेन। दोनों ब्रैकेट से अगर ध्यान से देखा जाए तो x प्लस 3 कॉमन है, तो इस बार हम x प्लस 3 पूरा कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास x माइनस 2। तो ये आ गया फैक्टराइजेशन ऑफ pl। सिमिलरली अब हम बात करेंगे gx के फैक्टराइजेशन। gx मैं बोल रहा हूँ सेकंड पॉलिनोमियल को, हो जाएगा 4 ब्रैकेट में बात करेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले चीज तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 माइनस कॉमन ले लेना है तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा माइनस 4 ब्रैकेट। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर लिखते हैं से लिखते हैं तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिखेंगे। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो भी आ जाएगा माइनस 4 ब्रैकेट में बात करें तो इट विल बिकम a minus b that is x minus 2 and another bracket we will get x plus 2। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं। अब अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो याद रखिएगा एलसीएम लिखते टाइम एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर, फॉर एग्जांपल ये बात समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर हम बात करें हमारे पास दो नंबर है 2 and 4 की, अगर हम बात करें तो एलसीएम जो 2 and 4 का होता है 4 होता है, यानी कि जो एलसीएम होगा या तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल अगर यही नंबर 2 and 3 and मान लेते हैं, हम ले लेते हैं लेट अस सपोज 4, तो 3 and 4 का एलसीएम जो होगा, एलसीएम ऑफ 3 and 4 जो होगा वो होगा 12। तो कंडीशन ये होती है एलसीएम की कि एलसीएम इज ऑलवेज आइदर इक्वल टू द लार्जेस्ट नंबर और ग्रेटर देन ऑल द नंबर व्हिच ऑफ व्हिच वी आर फाइंडिंग एलसीएम। तो उस कांसेप्ट में अगर हम बात करें तो जो हम एलसीएम लिखने वाले हैं वो एलसीएम लिखेंगे 4 ब्रैकेट x प्लस 3 होगा इंटू x माइनस 2 होगा एंड देन होगा हमारे पास x प्लस 2। तो एलसीएम जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, प्लस में लिखेंगे यहाँ पे, और ये हमारा एलसीएम होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इन ईयर इज 65 है। फादर्स एज लेट करते हैं तो फादर एज होगा x ईयर, देन सन एज की बात करें तो सन एज हो गया मान लेते हैं y। फादर की एज x है, सन की एज y है। तो अब हम अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें
तो x प्लस वाई यानी दोनों की एज का जो सम है वो 65 ईयर है। ये हमारी पहली क्वेश्चन है। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो हमसे बोला गया है ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। तो डिफरेंस की बात करेंगे तो हम फादर की एज में से सन की एज माइनस करेंगे तो आएगा डिफरेंस। ट्वाइस द डिफरेंस बोल रखा है इसलिए हमने इंटू 2 कर दिया और ये वैल्यू बराबर है 50। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 25। क्वेश्चन नंबर 2। अब हम यहाँ लिखेंगे बाई 1 प्लस 2, हम दोनों को ऐड करें 1 प्लस 2। तो जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 65, x माइनस वाई इक्वल्स टू बात करेंगे तो 25। ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होता इसलिए डायरेक्टली हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 2x इज इक्वल्स टू, फाइनली बात करेंगे तो आएगा 90। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x जो है एज ऑफ फादर होने की वजह से फादर की जो एज आएगी, फादर्स एज इज गोइंग टू बी 45 इयर्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। 21 का ऑप्शन है ए 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 की सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास गिवन दिया गया है, वो दिया गया है 3 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू बात करेंगे तो आएगा 81। ठीक, यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे, हम पहले से सिंप्लीफाई करके इक्वेशन फ्रेम करने की कोशिश करते हैं, तो ये आएगा 3 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ आएगा 3 टू द पावर 4। फाइनली अगर कंपेयर करेंगे तो पावर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4 यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन जो दी गई है वो दिया गया 81 रेज टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 टू द पावर 4 ब्रैकेट x टू माइनस वाई इज इक्वल टू आएगा 3। जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 3 टू द पावर 4 ब्रैकेट x माइनस वाई एंड दैट इज गोइंग टू बी 3 टू द पावर। हम अगर बात करें तो 3 को 3 टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने लिख दिया 3 टू द पावर 1। अब कंपेयर करेंगे पावर तो हमारे पास जो आंसर आने वाला आएगा वो आएगा 4x माइनस वाई is equals to 1 है। यहाँ से x minus y is going to be equal to 1 by। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, हमें दोनों को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड बात करें तो दोनों का ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा y कैंसिल आउट हो जाएगा तो आएगा 2x is equals to 4 plus 1 by 4। यहाँ से आएगा 2x is equals to बात करें तो 4 4 जा 16 plus 1 17 by 4 आएगा। यहाँ से अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 8। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जा राइट साइड आके डिवाइड में पहुंच जाएगा। सो फाइनली अगर हम बात करें तो x इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 होल 1 अपॉन 8 अगर मिक्स फ्रैक्शन में प्रॉपर करना। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू आ चुकी है 2 होल 1 बाई 8। नेक्स्ट अगर हम बात करें y की वैल्यू के लिए बात करें तो अब की बार हम क्या करेंगे, लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। हम 1 इक्वेशन में से ये जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है इसको माइनस करेंगे। ठीक, तो इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 1 बाई 4। 2y इज गोइंग टू बी इक्वल टू 16 माइनस 1 अपॉन 4। 2y गोइंग टू बी इक्वल टू 15 अपॉन 4। therefore y is going to be equals to 15 upon 8। therefore y की वैल्यू की बात करें 1 होल 7 अपॉन 8। तो y की वैल्यू आ गई 1 होल 7 अपॉन 8। अगर ऑप्शन मैच करें तो हमारा ऑप्शन है सी, तो करेक्ट आंसर हो गया सी। 22 का ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 23। गिवन दैट है हमारे पास HCF ऑफ 2520 एंड 6600 इज 120 और LCM जो है वो 2520 एंड 6600 इज 252 एंड इनटू में दिया गया है k मल्टीप्लाइड बाय k दिया गया। हमसे पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या। इसके लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास HCF जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 120। LCM की बात करें तो LCM दिया गया है हमारे पास 252 इंटू k एंड फिर a नंबर की बात करें तो वो है
2520 एंड बी की बात करते हैं 6600। ठीक, तो हमें ए बी दिया गया है, एलसीएम दिया गया, एचसीएफ दिया गया और हमसे के की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले वो ये है कि हमें पता है एलसीएम इनटू एचसीएफ जो होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, यानी ए इनटू बी के बराबर। ये प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले। तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो एलसीएम है 252 इनटू के, और इनटू में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एचसीएफ दैट इज 120, और इक्वल टू में बात करेंगे तो आएगा 2520 इंटू 6600 अपॉन में बात, अब यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम के के लिए क्या करेंगे कि जो भी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो भी नंबर दिएगा हम सबको राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो राइट साइड में जब नंबर आएगा तो आएगा 2520 इंटू 66, तो हमारे पास ऑलरेडी था 100, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 252 इंटू में 120। अब 252 से 2520 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, एंड देन 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2, और यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 110, फिर 2 से हम 10 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5। सो फाइनली के इक्वल्स टू आएगा 5 इंटू 10, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो के इक्वल्स टू आ जाएगा 550। तो हमारा जो के की वैल्यू है वो है 550, आंसर होगा ए 550। 24 क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन है हमारे पास कि 54 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हमने 54 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया सच दैट सम ऑफ 10 टाइम ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड 22 टाइम्स ऑफ द सेकंड पार्ट इज 780, देन व्हाट इज द बिगर पार्ट। इसके लिए अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखने वाले हैं कि जो हमने 54 को डिवाइड किया उनके पार्ट्स डिवाइड करेंगे। लेट 54 इज डिवाइडेड इनटू x एंड y, दो पार्ट में डिवाइड किया गया हमने x और y। तो अगर यहाँ के बेसिक बात पे बात करें तो यहाँ से x प्लस y की जो वैल्यू आपको मिलने वाली वो आ जाएगी 54। x प्लस y की वैल्यू कितनी जाएगी 54, ये हमारी पहली क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो हमसे बोला गया सम ऑफ 10 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट, यानी 10 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट का मतलब हो गया x इंटू 10 एंड द 22 टाइम्स ऑफ द सेकंड पार्ट, सम बोला गया इसलिए प्लस 22 टाइम्स ऑफ सेकंड पार्ट इज इक्वल्स टू दिया गया है 780। तो ये आ गया। अब अगर इस एक्सप्रेशन को देखा जाए और हमसे बोला गया है कि भाई इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को पहले कंसिडर करें, यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रहा है, अब यहाँ लिख रहे हैं कंसिडरिंग फर्स्ट इक्वेशन। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितना है 54 है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 54 माइनस वाई। इसको थर्ड नंबर इक्वेशन दे देते हैं, और ये थर्ड नंबर इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हम रिप्लेस करते हैं। तो जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे आएगी वैल्यू 10 ब्रैकेट में आएगा 54 माइनस वाई प्लस में आएगा 22y एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 780। यह जाएगा 540 माइनस में बात करेंगे तो 10y एंड देन प्लस में आएगा 22y इक्वल्स टू 780 आ जाएगा। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा दो चीज, हम दो ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ कर रहे हैं। माइनस 10y प्लस 22y को करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12y पॉजिटिव का इक्वल टू, अगर बात करें और इस 540 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो आएगा 780 माइनस में 540 आएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो 12y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0, 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, 5 7 माइनस 5 से 2 आ जाएगा, यानी 240 आ जाएगा। तो जो y इक्वल टू की बात कर रहा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 240 अपॉन 12 करेंगे तो ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा 20। तो y की वैल्यू अगर 20 आ गई तो हम x की वैल्यू की बात करें तो देयरफॉर x इज गोइंग टू बी इक्वल टू 54 माइनस 20 एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4 माइनस 0 करेंगे तो 4, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, 34 है। तो यानी जो हमसे बोला गया बिगर पार्ट दैट विल बी आंसर डी 34।
तो 24 क्वेश्चन का आंसर होगा 34 ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज। तो सबसे पहले हमसे बोला गया कि भाई n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो डिविजिबल है बाय 8। डिविजिबल बाय 8 कहने का मतलब ये है कि 8 से कंप्लीट डिविजिबल है, जिसका मतलब अगर 8 की बात करा तो 8 जो है वो इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये जो नंबर n स्क्वायर माइनस 1 है दैट शुड आल्सो बी इवन, ये भी इवन होना चाहिए। तो अगर n स्क्वायर माइनस 1 की बात करें, ये अगर इवन है, चूंकि 1 जो है ऑड है, तो n स्क्वायर की बात करें वो भी क्या होना चाहिए, क्योंकि 1 ऑड नंबर है और n स्क्वायर माइनस 1 इवन नंबर है, तो n स्क्वायर को जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऑड नंबर। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब से मान लेते हैं हम ऑड माइनस ऑड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, अगर हमारे पास ऑड है 7 और इसमें से ऑड माइनस कर रहा है 3, देन वी विल गेट 4, दैट इज गोइंग टू बी इवन। तो अगर इवन नंबर हमें यहाँ चाहिए, एज अ रिजल्ट इवन चाहिए, और कोई ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उस ऑड नंबर को किसी ऑड नंबर से ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों नंबर ऑड होने चाहिए, देन वी विल गेट एन इवन नंबर। सो इस रिलेशन के थ्रू अगर हम बात करें तो n स्क्वायर शुड आल्सो बी ऑड नंबर, देयरफॉर n इज आल्सो ऑड। हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन है सी। हम बी ऑप्शन इसलिए नहीं बोल रहे हैं, उसके लिए रीजन की बात करें तो जो ये n स्क्वायर माइनस 1 रिलेशन है, इट इज वैलिड फॉर लेसर देन वैल्यू 5। फॉर एग्जांपल अगर मैं n की वैल्यू 3 लेता हूं, 3 इज ऑड नंबर, तो यहाँ पे रखेंगे 3 स्क्वायर, n की वैल्यू है 3 स्क्वायर माइनस 1, वी विल गेट 9 minus 1 that is 8 which is divisible by 8, we will get quotient 1। so इस तरह से अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जो n स्क्वायर माइनस 1 है वो डिविजिबल बाय 8 तभी होगा जब हमारा n जो होना चाहिए वो ऑड नंबर होना चाहिए, क्योंकि एक 8 जो नंबर है वो है इवन नंबर, तो n स्क्वायर 1 को भी इवन होना पड़ेगा, क्योंकि 1 ऑड नंबर है इसलिए n स्क्वायर को भी ऑड होना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ऑड ही इवन होता है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो हमसे बोला गया है टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:6। if 8 is subtracted from each of the number then the ratio become 4:5 and the numbers are। हमसे पूछ रहा है कि वो नंबर्स क्या है। इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट तरीका ये है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, आप पूरा कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो करने के बजाय पहले ऑप्शंस चेक करिए, क्या पता ऑप्शन एलिमिनेट करके आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, से पहले क्वेश्चंस में किया था। तो हमारे पास पहला ऑप्शन ए जो दिया गया है वो दिया गया 36 एंड 46, 30 एंड 46। तो 30 एंड 46 को अगर मैं रेशियो फॉर्मेट में रखूंगा तो 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 15 एंड 46 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 23। तो रेशियो है 15:23, दैट इज नॉट इक्वल टू 5:6। तो ये पहला ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं। इसी तरह से हम बी ऑप्शन की बात करते हैं, तो बी ऑप्शन तो 42/48 करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट, अगर इसको 6 से डिवाइड करा तो 6 7 जा की बात करें तो हमारे पास आएगा 42 एंड 6 8 जा होता है 48। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 6 7 जा 42 एंड 6 7 जा, जो रेशियो जो है वो 7:8। क्लियर, तो 7:8 भी 5:6 हो नहीं सकता, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं। देन ऑप्शन सी की बात, ऑप्शन सी है 40/48, इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो 8 5 जा 40 होता है और 8 6 जा होता है 48, तो रेशियो आ गया 5:6। माइट बी पॉसिबल ये मेरा आंसर हो। तो इसके लिए हम पहले डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, क्या डी ऑप्शन भी मैच कर रहा है या नहीं। अगर डी ऑप्शन मैच करेगा तो हम फिर नेक्स्ट कंडीशन पे मूव ऑन कर देंगे। लेकिन डी ऑप्शन जो दिया गया वो दिया गया 44/50। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 22/25, दैट इज नॉट इक्वल टू 5/6। देयरफॉर हमारा एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है 40 एंड 48। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, the value of a for which the line x equals to 1, y equals to 2 and a square x plus 2y minus 20 equal to 0 are कौन करें।
इसके लिए अगर हम बात करें तो पहले तो समझते हैं कॉन्करेंट लाइन किसे कहते हैं। कॉन्करेंट लाइन होती है 3 और मोर देन 3 लाइंस विच इंटरसेक्ट वन पॉइंट। तो इसके लिए अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, यानी ये जो लाइंस हैं ये एक्चुअली में इसको इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो इनका ये से सेटिस्फाई भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए, जो हमें वैल्यू दी गई है x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2, इस दोनों वैल्यू को गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारे पास जो दिया गया वो है a स्क्वायर है x प्लस 2y माइनस 20 इक्वल्स टू 0 दिया गया। क्लियर। तो यहाँ x की जगह हम रखने वाले 1, y की जगह रखने वाले हैं 2। ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 प्लस, यहाँ पे बात करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 माइनस 20 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक। अब अगर इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा, अगर इसे सॉल्व करें तो यहां से आएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, देयरफॉर a इज गोइंग टू बी इक्वल टू प्लस माइनस 4। a की वैल्यू क्या आएगी प्लस एंड माइनस 4 है। तो अगर ऑप्शन से देखें तो हमारे पास 4 ऑप्शन में जो दिया गया, पहला ऑप्शन 1 है, बी ऑप्शन 4 है, सी ऑप्शन 2 है, डी ऑप्शन ए एंड सी दोनों दिया गया। तो ए एंड सी तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आंसर हम बी टिक करेंगे। तो आंसर बी गोइंग टू बी वैल्यू 4। तो 47 का आंसर है बी, ऑप्शन है बी और आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो हमसे एक नंबर दिया गया, बोला गया इसके प्राइम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताना है कि हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर। तो हमारे पास जो नंबर है वो है 5005 है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे 5 से। डिविजिबिलिटी रूल से आप चेक कर सकते हैं कि ये 5 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल हो नहीं सकता क्योंकि सम जो है वो 10 आएगा, 5 प्लस 5 10 आएगा, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होता। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1001। नाउ अब अगर हम बात करें तो इसको डिवाइड करेंगे हम 7 से। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आएगा ये आएगा 143। 143 की अगर हम बात करें तो अब इसे डिवाइड करेंगे 11 से। 11 से डिवाइड करने के बाद आएगा 13 एंड देन 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। तो अगर इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने आ रहे हैं, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, 13, दैट मींस टोटल 4 प्राइम फैक्टर्स हैं। इसलिए आंसर होगा B4 प्राइम फैक्टर्स। 28 का आंसर है B4। क्वेश्चन नंबर 29, द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। अगर आप इन इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रिड्यूसिबल इक्वेशन है जिनको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो बेसिक चीज चाहिए वो हम क्या करेंगे कि हम इसका सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले लेट करेंगे कि जो 1/x है वो एक्चुअल में है p और 1/y जो है उसको मान लेते हैं q। तो p और q हमें पता चल गया। अब ये वैल्यू से अगर रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी ap माइनस bq इज इक्वल टू होगा 0। तो यहाँ से हम अगर ap की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा bq, यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा bq अपॉन में अगर हम बात करेंगे तो आएगा q। क्लियर। तो ये हमारी इक्वेशन चेंज होके आ गई, p की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देना है और इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम देना है। सो फाइनली अब अगर हमारे पास ये आ गया तो हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है वो भी चेंज हो जाएगी और वो चेंज होके आएगी a b स्क्वायर p प्लस में बात करें तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर b q एंड दैट इज इक्वल टू होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, इसमें p और q की जगह पे p की जगह पे हम bq बाई a की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो p की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आएगा a b स्क्वायर इनटू में लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा bq अपॉन में a एंड देन प्लस में बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास a स्क्वायर b इंटू q एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर अगर अब हम बात करें तो हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ पे b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास bq इंटू q प्लस में बात करेंगे a स्क्वायर b इंटू q एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं यहाँ से कॉमन बात देखूं तो क्या q कॉमन है और b कॉमन है, तो हम b और q एक साथ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा b स्क्वायर प्लस में लिखेंगे तो आएगा a स्क्वायर एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अगर इस एक्सप्रेशन को राइट साइड शिफ्ट करें तो b q की वैल्यू जो आएगी वो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में बात करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस टर्म को अगर इस पार्ट को अगर हम राइट साइड भेजेंगे तो डिवाइड में पहुंच जाएगा क्योंकि हम मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा बी क्यू इज इक्वल टू 1, देयरफॉर क्यू इक्वल टू आएगा 1 बाई बी। इससे अगर हम बात करें तो हमारे p की वैल्यू आएगी, देयरफॉर p की वैल्यू की बात करें तो p इक्वल टू आएगा b बाई a इंटू क्यू, क्यू की जगह रखेंगे 1 बाई b तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू बी, हमें p और q दोनों की वैल्यू मिल चुकी। अब अगर इसे हम सॉल्व करें, इसे सॉल्व करने का मतलब क्या है, एक्चुअली में हमारा p और q असली वेरिएबल रियल वेरिएबल थे नहीं, हमने तो उसको सॉल्व करने के लिए लेट किया था, हमें जो वैल्यू चाहिए वो x और y की चाहिए, तो इसलिए लिखेंगे कि सिंस p इक्वल्स टू अगर बात करें तो वैल्यू आई हमारी 1 बाई a, बट p एक्चुअल में क्या था, p एक्चुअल में था 1 बाई x एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 बाई a। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास a, यानी हमें x की वैल्यू क्या मिल गई a मिल गई। रेसिप्रोकल कर देंगे हम x की वैल्यू आ जाएगी, तो अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो x की वैल्यू a आने की वजह से हम बोलेंगे कि ऑप्शन a जो है वो करेक्ट है, x इक्वल्स टू a। ये ध्यान रखिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30, the HCF of two number obtained in 3 step of division is 7। जो HCF है दो नंबर का वो 3 स्टेप में आता है और उसका जो HCF है वो 7 एंड द फर्स्ट 3 क्वोशंट्स आर, और जो 3 क्वोशंट्स हैं उसके वो है 2, 4 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। देन पूछ रहा है हमसे फाइंड द नंबर्स, हमसे नंबर्स के बारे में पूछ रहा है। इस चीज को समझने के लिए, इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले तो हम जो बोल रहा है उसको समझते हैं। तो अभी मैं प्रोसीजर एक्सप्लेन करने के लिए क्या कर रहा हूँ, दो नंबर अपनी तरफ से एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे पास नंबर 15 है और नंबर 25 है। अब हम इसका HCF कैसे निकालते हैं, तो हम HCF के लिए क्या करते हैं, 15 से 25 को डिवाइड करते हैं, तो 15 1 जा 15 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 आएगा, 10 को से अब क्या करते हैं 15 को फर्दर डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमारा डिवीजन करेंगे तो फिर से 1 टाइम में आएगा, दैट इज गोइंग टू बी रिमाइंडर 5 एंड देन 5 इज गोइंग टू बी डिवाइडिंग 10, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 2 जाएगा 10 एंड दैट इज गोइंग टू बी 0। और यहां से हम फिर बोलते हैं कि जो HCF है हमारा वो है 5। अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन ने बोल रखा है 3 स्टेप में हमारा डिवीजन चल रहा है, तो हमारे 3 स्टेप में डिवीजन चल रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारा HCF है वो 7 है, यानी वो लास्ट स्टेप का क्वोशंट होगा और सेकंड स्टेप का रिमाइंडर होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें, जो हमारा जो फर्स्ट 3 क्वोशंट है वो 2, 4, 6 की जो बात कर रहा है, तो जो यहाँ 1 आया है, ये 1 जो आया है और ये जो 2 आया, उसकी वैल्यू उसने 2, 4 एंड 6 रखा है। अगर इसी तरह से मैं फॉर्मेटिंग करूं कि हमारा 3 राउंड डिवीजन चल रहा है, तो ऐसे फॉर्मेटिंग करने के बाद से मेरे पास ये शेप की अगर हम बात करें, इस तरह से अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो लास्ट रिमाइंडर आएगा वो तो 0 आने वाला है क्योंकि HCF आने वाला है, और HCF जो 7 दिया गया वो रिमाइंडर यहाँ होगा, थर्ड सेकंड स्टेप का रिमाइंडर होगा और थर्ड स्टेप का हमारा डिवाइजर होगा, तो 7 आ चुका है। एंड जो क्वोशंट है वो लास्ट स्टेप का वो है 6, तो यहाँ क्वोशंट लिखेंगे 6, यानी एक्चुअल में जो डिविडेंड रहा होगा इस पॉइंट पे, दैट इज गोइंग टू बी प्रोडक्ट ऑफ 4, 7 एंड 6, 42। क्लियर है, तो 42 कहां से आया, वो प्रोडक्ट कर दिया 7 एंड 6। क्लियर। अब बात करते हैं अगले स्टेप में, इससे ऊपर वाले स्टेप की बात करते हैं। तो जो यहाँ 10 आपका डिवाइजर था वो एक्चुअली में डिविडेंड था सेकंड स्टेप का, नेक्स्ट थर्ड स्टेप का। तो अगर ये 10 हमारा डिवाइजर थर्ड स्टेप का डिविडेंड है, तो जाहिर सी बात है कि जो 42 यहाँ हमारा डिविडेंड है वो हमारे सेकंड स्टेप का डिवाइजर रहा होगा। क्लियर। और ये जो 7 है, पहले भी बोल चुका हूं, अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये सेकंड स्टेप का हमारा रिमाइंडर है, एंड जो क्वोशंट होगा
वो हमसे बोल रखा है सेकंड स्टेप का जो क्वोशंट है वो है 4, तो क्वोशंट हो गया 4। तो अब अगर मुझे डिविडेंड पता करना है सेकंड स्टेप में, तो डिविडेंड इक्वल्स टू अगर हम बात करें तो डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस में होगा रिमाइंडर दैट इज 7, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका सिंप्लीफाई करने के बाद में ये आएगा 168 प्लस 7 हो जाएगा, जिसको आप फर्दर ऐड करोगे तो आएगा 175, यानी हमारा जो इस केस में डिविडेंड था वो 175 था। क्लियर। अब ये जो 175 आया है ये क्या होगा, अगर इससे रिलेट करें तो ये जो 15 है यहाँ पे डिविडेंड है, वो हमारा फर्स्ट स्टेप का डिवाइजर है। तो डिविडेंड जो 175 है वो हमारा फर्स्ट स्टेप का क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। अब अगर फर्स्ट स्टेप का डिवाइजर है तो फर्स्ट स्टेप का क्वोशंट जो है वो 2 है। अगर फर्स्ट स्टेप के क्वोशंट की बात करें 2 है तो 42 फर्स्ट स्टेप का हमारा रिमाइंडर, जैसे 10 यहाँ रिमाइंडर था फर्स्ट स्टेप का। क्लियर। तो फिर से हम डिविडेंड अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं इस साइड कैलकुलेट कर रहा हूं, तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू जब हम दोबारा से निकालेंगे तो डिविडेंड इज गोइंग टू बी इक्वल टू 175 इंटू 2 प्लस में लिखेंगे तो यह आएगा 42। क्लियर। तो अब अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, कैरी आएगा 1, 5 7 2 7 जा 14 प्लस 1 से हो जाएगा 15, कैरी 1 आएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 करेंगे तो 3, यानी 350 आएगा। एंड देन प्लस करेंगे 42, 350 प्लस 42 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 प्लस 2 से 2, 5 प्लस 4 9 एंड देन 3, यानी 392 आएगा। यानी डिविडेंड जो होगा वो हमारा 392। तो अगर इस तरह आप इमेजिन करें, मतलब प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो यू विल गेट फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लास्ट 30 क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 175 392। सो फाइनली हमारा ESB प्रोग्राम मैथ्स का पहले टेस्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आगे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।